जय हिंद दोस्तों। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज की क्लास का ये क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये मिडवाइफरी सीरीज का सेकंड सीरीज है। आज 35 क्वेश्चंस मैं पहले करा चुकी हूँ, उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। तो ये मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी ही डिमांड पे मिडवाइफरी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। अभी तक मैं मिक्स क्वेश्चन ला रही थी, तो आप लोगों की डिमांड थी कि सिस्टर दीदी जो भी था कि मिडवाइफरी के क्वेश्चन लेके आइए। तो आज मैं जो भी सीरीज लाई हूँ उसमें मिडवाइफरी के ही है। तो 36 के आगे से 36 से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए या मेंटेन रखती है। इसमें पूछ रहा है कि मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को कौन बनाए रखता है, कौन मेंटेन करता है। ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी स्तन, ऑप्शन सी ग्राफियन पुट्टिका। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए, मैं वेट करूंगी। मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को कौन बनाए रखता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। और ये सीरीज जितनी भी सीरीज चल रही है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए ये सारी सीरीज चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एससीजी का कार्य है। आपको एससीजी का कार्य बताना है कि कौन सा कार्य होता है। ऑप्शन ए गर्भावस्था के 1.5 महीने या 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना। ऑप्शन बी यह नर भ्रूण की लेडिंग कोशिकाओं की टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन सी वेसिको वेजाइनल फिस्टुला का निर्माण करता। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। आपसे पूछा है क्वेश्चन में एससीजी का कार्य क्या होता है। एससीजी का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए और आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर अपना बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। बाकी मैं आपसे बार बार मैं नहीं कहूँगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी। बस एक बार मैं कहती हूँ कि आप शेयर कर दिया करिए बस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। तो ए और बी में क्या है, गर्भावस्था के 1.5 महीने तक कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना। और ऑप्शन बी है यह नर भ्रूण की लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए स्टिमुलेट करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, गर्भावस्था की पूर्णावधि या टर्म पर रक्तस्राव का मोस्ट कॉमन कारण होता है। यहाँ पे आपसे पूछा है गर्भावस्था की पूर्ण अवधि पे मतलब टर्म पर ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। ऑप्शन ए एब्रेसिव प्लेसेंटी, ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी वेसप प्रीविया, ऑप्शन डी यूट्राइन रैप्चर। गर्भावस्था की पूर्ण अवधि टर्म पर रक्तस्राव ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एब्रेसिव प्लेसेंटी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ऑप्शन ए कार्पस ल्यूटियम द्वारा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा की सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट द्वारा, ऑप्शन सी ग्राफियन पुट्टिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी एंडोमेट्रियम द्वारा। एससीजी का सिक्रेशन कहाँ से होता है, आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी
राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लेसेंटा के सिनसाइटोटोपोब्लास्ट द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीजी की हाफ लाइफ होती है, एससीजी की हाफ लाइफ होती है। ऑप्शन ए 10 दिन की, ऑप्शन बी 24 घंटे की, ऑप्शन सी 24 दिन की, ऑप्शन डी 10 मिनट की। एससीजी की हाफ लाइफ, अर्धायु कितनी होती है, आप लोग बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे की। कितने, 24 घंटे की। एससीजी की हाफ लाइफ कितने टाइम की होती है, तो 24 घंटे के लिए होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट में, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। रक्त तथा मूत्र में एससीजी की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त और मूत्र में, ब्लड एंड यूरिन में एससीजी की अधिकतम मात्रा कब पहुंच जाती है। ऑप्शन ए गर्भावस्था में 10 से 30 दिनों के मध्य, ऑप्शन बी गर्भावस्था में 60 से 70 दिनों के मध्य, ऑप्शन सी गर्भावस्था के 4 से 5 महीनों में, ऑप्शन डी गर्भावस्था के 4 से 5 दिनों के मध्य। इसमें पूछा है कि जो एससीजी है उसका अधिकतम लेवल यूरिन और ब्लड में कब पहुंच जाता है, आपको फाइंड करना है और बताना है। अधिकतम मात्रा में पहुंच जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, गर्भावस्था में 60 से 70 दिनों के मध्य अधिकतम मात्रा तक पहुंच जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ऑस्ट्रियल का सबसे पहले डिटेक्ट किया जा सकता है, ऑस्ट्रियल को सबसे पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए गर्भावस्था के 4th दिन, ऑप्शन बी गर्भावस्था के प्रथम दिन, ऑप्शन सी गर्भावस्था के 2nd मंथ में, ऑप्शन डी गर्भावस्था के 5वें महीने में। ऑस्ट्रियल को सबसे पहले डिटेक्ट किया जा सकता है, कब किया जा सकता है सबसे पहले, वही आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गर्भावस्था के 2nd मंथ में। कब, गर्भावस्था के 2nd मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गर्भावस्था के दौरान वह हार्मोन जो मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सिंथेसाइज कर देता है। गर्भावस्था के दौरान वह हार्मोन जो मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सिंथेसाइज कर देता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एससीजी, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वह हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम कर देता है, वह हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम कर देता है, राइपनेस। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एससीजी, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। वह हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम कर देता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एससीजी, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। सर्विक्स को मुलायम कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। नोट कर लीजिए ये सभी क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा बाह्य मादा जननांग है। आपसे यहाँ पूछा है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन।
एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी क्लाइटोरिस, ऑप्शन सी यूट्रस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन है? आपको इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, कन्फ्यूजन कोई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों से पूछता है, कभी एक्सटर्नल कभी इंटरनल, और लोग कुछ चीज़ें हैं ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अच्छे से समझ के आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ हड़बड़ी में ही होती हैं। जब भी पेपर हो सबसे पहले एक बार पूरा पेपर कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक बार अगर पूरा पेपर रिवाइज हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। और लास्ट में जब थोड़ा टाइम बचता है तब बहुत दिक्कतें होती है, तो इसलिए एक बार पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, ताकि 2-4 क्वेश्चन तो गलत होने से बच ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लाइटोरिस। ऑप्शन बी क्लाइटोरिस, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? ऑप्शन ए सीबेशियस ग्रंथि, ऑप्शन बी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? आप लोग आंसर कीजिए। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी श्वेत ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था की वह समयावधि टाइम पीरियड जिसे प्रथम तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रथम 12 सप्ताह, ऑप्शन बी 5 से 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 13 से 28 सप्ताह, ऑप्शन डी 29 से 40 सप्ताह। गर्भावस्था की वह समयावधि टाइम पीरियड जिसे प्रथम तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गर्भावस्था होती है, टोटल प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन, अगर दिन में काउंट करते हैं तो 280 डेज होता है। कितना होता है? 280 डेज होता है। लेकिन अगर ट्राइमेस्टर में काउंट करते हैं तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड या फिर लास्ट। थर्ड ट्राइमेस्टर को ही लास्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। और गर्भावस्था को क्या ऐड करते हैं? 9 मंथ प्लस 7 डेज। कितना? 9 मंथ 7 डेज। कभी ऐसे भी पूछ लेता है। तो गर्भावस्था कितने टाइम की होती है? या तो 9 मंथ 7 डेज लिखा होगा ऑप्शन में, या फिर 28 डेज होगा, सॉरी 280 डेज होगा, या फिर 3 ट्राइमेस्टर होंगे। कितने? 3 ट्राइमेस्टर होंगे। तो यहाँ पर वही आपसे पूछा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने दिन का कहा होता है या कितने टाइम पीरियड का होता है। तो आपको ट्राइमेस्टर बताना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रथम 12 सप्ताह, प्रथम 12 वीक्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गर्भावस्था की वह समय अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपसे सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है। सेकंड ट्राइमेस्टर की जो समयावधि है या टाइम पीरियड है वो कितना होता है? ऑप्शन ए प्रथम 12 सप्ताह, ऑप्शन बी 5 से 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 13 से 28 सप्ताह, ऑप्शन डी 29 से 40 सप्ताह। तो आपको बताना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड क्या है। तो अभी मैंने बताया कि उधर प्रथम 12 सप्ताह थे, तो सेकंड ट्राइमेस्टर 13 सप्ताह से लेकर के 28 सप्ताह तक होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए 29 से 40 सप्ताह, ऑप्शन बी 20 से 32 सप्ताह, ऑप्शन सी
20 से 36 सप्ताह, ऑप्शन डी 36 से 40 सप्ताह। गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है और इसे ही लास्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। और गर्भावस्था में WHO के अनुसार कितनी विजिट होना अनिवार्य है, तो 4 विजिट। कितनी? 4 विजिट। WHO के अकॉर्डिंग गर्भावस्था के टाइम 4 विजिट होना अनिवार्य, मस्ट है। तो यहाँ पे आपसे थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है टाइम पीरियड की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 29 से 40 सप्ताह है। कितना? 29 से 40 सप्ताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है। मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है। ऑप्शन ए 10 लेनॉर महीने, ऑप्शन बी 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 डेज, ऑप्शन सी 280 दिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। आपको फाइंड करके बताना है कि मानव में गर्भावस्था की अवधि या टाइम पीरियड कितना होता है प्रेगनेंसी का, टोटल प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड। ऑप्शन ए 10 ल्यूनॉर महीने, ऑप्शन बी 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 डेज, ऑप्शन सी 280 डेज, ऑप्शन सी 280 डेज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं। कभी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये वाला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर इसके बारे में पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको आपको नोट करना है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जेस्टेशनल एज की गणना की जाती है। जेस्टेशनल एज की गणना की जाती है। ऑप्शन ए प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से, ऑप्शन बी प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंतिम दिन से, ऑप्शन सी अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से, ऑप्शन डी अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14वें दिन से। जेस्टेशनल एज की गणना की जाती है किस दिन से? और आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जेस्टेशनल एज आप लोग निकाल लेते हैं या नहीं। अगर निकाल लेते तो ठीक है, नहीं निकाल लेते तो मैं उसको उसका जो फार्मूला है वो बताऊंगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे जेस्टेशनल एज किसको किसको निकालनी आती है, क्योंकि कई बार जेस्टेशनल एज का फार्मूला पूछा जाता है। नहीं फार्मूला तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट ये है, LMP ये है, और आज इतना वीक हो गया है तो जेस्टेशनल एज कितना होगा, कितने दिन का होगा या वीक का होगा। आज की डेट दे देंगे और पूछेंगे जेस्टेशनल एज कितना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड का प्रथम दिन, जिसे LMP बोलते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है। आपसे नहीं पूछा है तो आप ध्यान रखिएगा कि नहीं पे टिक करना है पे नहीं टिक करना है। गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है, ऑप्शन बी सर्विक्स मुंह के ओठों की तरह फील होती है, ऑप्शन सी सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ऑप्शन डी सर्विक्स नाक की टिप की तरह फील होती है। इसमें कौन सा नहीं होता है, कौन सा परिवर्तन नहीं होता, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है, राइट है। सर्विक्स मुंह के ओठों की तरह फील होती है, राइट है। सर्विक्स की ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि ये नहीं होता है। सर्विक्स नाक की टिप की तरह फील नहीं होती है। इसमें पूछा है गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता, तो ये परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है। ऑप्शन ए मुर्गी के अंडे के बराबर, ऑप्शन बी क्रिकेट की गेंद के समान, ऑप्शन सी भ्रूण के सिर के समान, ऑप्शन डी फुटबॉल के बराबर। आपको बताना है कि 12 सप्ताह में प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है, कैसा हो जाता है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भ्रूण के सिर के समान, भ्रूण के सिर के समान। राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन ए 2 सप्ताह पर, ऑप्शन बी 12 सप्ताह पर, ऑप्शन सी 24 सप्ताह पर, ऑप्शन डी 40 सप्ताह पर। आपको बताना है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किडनी किस उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 12 सप्ताह पर। कब? 12 सप्ताह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम या सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स का हो जाना कौन सा साइन कहलाता है? साइन आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि साइन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जिस चीज़ को आप जानते हैं कि ये आएगा ही आएगा तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी हार्ड क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन तो रहते ही रहते, तो वो सबके लिए हार्ड होते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन इसी बात पर टिक जाता है कि जो चीज़ें हमें पता हैं कि यहाँ से आनी ही आनी है तो उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे आप प्रेगनेंसी, लेबर, ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इन सब टॉपिक को इतना अच्छे से रिवाइज कीजिए कि कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे आप उन्हें कर लें। बाकी जो टफ क्वेश्चन रहेंगे उसमें सभी टफ सबके लिए होता है, फिर आपके लिए अकेले नहीं टफ होगा। टफ होगा तो सभी के लिए होगा और सभी उसमें फंस जाएंगे। तो फाइनल सिलेक्शन इसी चीज़ के पर टिकता है कि आप कितना उन टॉपिक के लिए तैयार हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो हमेशा से आए हैं। तो जिस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के पेल्विस, फीटल स्कल, प्रेगनेंसी, लेबर, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, प्यूपेरियम पीरियड, पीपीएच, एपीएच, अबॉर्शन, तो इस तरह के ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन, इस तरह के कुछ टॉपिक हैं। और आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो मिडवाइफरी है, पूरे जो पेपर 100 नंबर का होता है उसमें से 50% क्वेश्चन मिडवाइफरी के रहते हैं। उसके बाद उससे कम आते हैं तो उसके आते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, फिर उससे कम कम्युनिटी, और फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, ये सब रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका मिडवाइफरी से होता है, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर से होता है, क्योंकि उसमें डिजीज़ के बारे में ज़्यादा डिफ़ाइन किया गया, डिटेल दी गई है। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन सब के बारे में उसमें डिटेल में दिया गया, तो इस वजह से मिडवाइफरी से कम उसमें आता है। तो आपको मिडवाइफरी बहुत अच्छे से तैयार करनी है और पीएससी भी अच्छे से तैयार करनी है। बाकी सबका पोर्शन थोड़ा थोड़ा आता है, तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आप लोग अब आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम या सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाना कहलाता है। ऑप्शन ए जैकमियर साइन, ऑप्शन बी ओसिएंडर साइन, ऑप्शन बी गुडेल साइन, ऑप्शन डी हैगर साइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, गुडेल साइन। क्या कहते हैं? गुडेल साइन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मूत्र जिसमें एससीजी उपस्थित होता है महत्वपूर्ण लक्षण है। किस चीज़ का महत्वपूर्ण लक्षण? अगर यूरिन में एससीजी लेवल है, प्रेजेंट है, तो उस महत्वपूर्ण लक्षण क्या होगा? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस का, ऑप्शन बी एक्यूट रीनल फेलियर का, ऑप्शन सी गर्भावस्था का, ऑप्शन डी रीनल ट्यूमर का। रीनल मीन्स किडनी होता है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है अगर यूरिन में एससीजी प्रेजेंट है तो उसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो सकता है? हम क्या फाइंड करेंगे कि यूरिन में एससीजी लेवल है तो क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। क्योंकि जब हम यूपीटी किट से चेक करते हैं तो उसमें एससीजी लेवल बढ़ा होता है, इसी वजह से उसमें 2 लाइन आ जाती हैं, बाकी उसमें और कुछ नहीं होता। तो ब्लड से भी चेक किया जा सकता है और यूरिन से भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें एससीजी लेवल बढ़ने की ही वजह से हमें पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी है या नहीं है।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और जो आप किट से चेक करते हैं तो उसमें ECG के बढ़ने से ही उसमें दिखता है कि वहाँ पे 2 लाइन आ गई हैं, तो लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये नहीं को अंडरलाइन कीजिए। ऑप्शन ए, कंसेप्शन के 2 से 4 दिन बाद मैटरनल सीरम अथवा यूरिन में HCG को डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस किया जा सकता है। इन्होंने बोला है कि ऑप्शन ए में कंसेप्शन के 2 से 4 दिन बाद मैटरनल सीरम अथवा यूरिन में HCG को डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी का डायग्नोस किया जा सकता है। ऑप्शन बी, 12 सप्ताह बाद प्रेगनेंसी टेस्ट विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, मिस्ड पीरियड के दूसरे दिन HCG का मापन किया जा सकता है। ऑप्शन डी, HCG का यूरिन में उच्चतम स्तर जेस्टेशन के 60 से 70 दिन बाद होता है। आपको फाइंड करना है प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित, तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये गलत है, इतनी जल्दी आप फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ कह रहा है कंसेप्शन के 2 से 4 दिन बाद मैटरनल सीरम अथवा यूरिन में HCG को डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी को डायग्नोस किया जाता है। जैसे आपने इंटरकोर्स किया है, उसके 2 से 4 दिन बाद आप यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट कैसे भी करवाएंगी, उसमें HCG लेवल इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है, जो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है उसी में लग जाता है 15 से 20 दिन। तो 2 से 4 दिन में कैसे आपको पता चलेगा ये प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा इंट्राडेसिडुअल जेस्टेशन सैक को सर्वप्रथम आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा इंट्राडेसिडुअल जेस्टेशन सैक को सर्वप्रथम कब आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऑप्शन ए, जेस्टेशन के 10 से 15 दिन में। ऑप्शन बी, जेस्टेशन के 29 से 35 दिन में। ऑप्शन सी, जेस्टेशन के 3 से 4 महीने में। ऑप्शन डी, जेस्टेशन के 10 से 12 सप्ताह में। अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा इंट्राडेसिडुअल जेस्टेशन सैक को सर्वप्रथम कब आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, जेस्टेशन के 29 से 35 दिन में। कब किया जा सकता है? 29 से 35 दिन में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले महसूस किए जा सकते हैं। यहाँ पे पूछा है ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले कब महसूस किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। ऑप्शन बी, सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान। ऑप्शन सी, थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान। ऑप्शन डी, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान। ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले कब महसूस किए जा सकते हैं, आपका क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले महसूस किए जा सकते हैं। किसमें? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव लेबर के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य है। लेबर के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य है। ऑप्शन ए, सर्विक्स के डायलेशन में सहायक। ऑप्शन बी, प्रसव के दौरान बर्थ कैनाल को फ्लश करना। ऑप्शन सी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्लेसेंटा सर्कुलेशन में व्यवधान को रोकना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपसे एमनियोटिक फ्लूइड के कार्य के बारे में पूछ रहा है, वो भी लेबर, ड्यूरिंग लेबर एमनियोटिक फ्लूइड का क्या कार्य होता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर कीजिए। सर्विक्स के डायलेशन में सहायक है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रसव के दौरान बर्थ कैनाल में फ्लश करना, ये भी सही है, पुश करता है। ऑप्शन सी,
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्लेसेंटा सर्कुलेशन में व्यवधान को रोकता है, ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी सही है, सभी सही है। ये सभी कार्य एमनियोटिक फ्लूइड के हैं ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फीटल पार्ट को सर्वप्रथम पाल्पेट कब किया जा सकता है? फीटल पार्ट को सर्वप्रथम कब पाल्पेट किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रथम तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी द्वितीय तिमाही में, ऑप्शन सी तृतीय तिमाही में, ऑप्शन डी कंसेप्शन के तुरंत बाद। ये तो पहले ही गलत हो गया। फीटल पार्ट को आप कैसे कंसेप्शन के तुरंत बाद फाइंड कर लेंगे? तो ये तो गलत हो गया। अब आपको बताना है, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फीटल पार्ट को सर्वप्रथम पाल्पेट कब किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, लेकिन वो भी कब से? 20 सप्ताह तक पर, 20 सप्ताह से पहले नहीं, 20 सप्ताह पर या उसके बाद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद फंडल हाइट 32 सप्ताह के लेवल पर आ जाती है, इसका कारण है? इसका कहने का मतलब ये है कि जब 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद, मतलब 36 वीक हो जाते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी, उसके बाद जो फंडल हाइट होती है वो 32 सप्ताह के लेवल पर आ जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए फीटस छोटा हो जाता है, ऑप्शन बी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, ऑप्शन सी गर्भाशय का आकार कम हो जाता है, ऑप्शन डी प्रेजेंटिंग पार्ट का इंगेजमेंट हो जाना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब 36 सप्ताह प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद जो फंडल हाइट होती है वो 32 सप्ताह के लेवल पे, जितनी हाइट 32 सप्ताह पर थी, जैसे मैं सपोज करो कि 36 सप्ताह पर, 32 सप्ताह पर पहले उसकी जो फंडल हाइट थी वो 30 सेंटीमीटर थी 32 सप्ताह पर। उसके बाद में जैसे ही 36 सप्ताह हुआ तो और बढ़नी चाहिए, लेकिन 36 सप्ताह के बाद जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो वो और 32 के लेवल पे आ जाती है, मतलब 30 सेंटीमीटर पे फिर से आ जाती है। तो उसका रीज़न क्या होता है, वही आपसे पूछा है कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेजेंटिंग पार्ट का इंगेजमेंट हो जाना। प्रेजेंटिंग पार्ट का इंगेजमेंट होना, क्योंकि बेबी जैसे 36 वीक होते हैं उसके बाद लाइटनिंग प्रोसेस होता है जिसे वेलकम साइन बोलते हैं। तो वो जो फीटस होता है वो धीरे धीरे डिसेंट होता है, पेल्विक फ्लोर में डिसेंट होता है, नीचे की ओर इंगेजमेंट हो जाता है और धीरे धीरे डिसेंट होने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, निम्न में से कौन सा रूबेला के इंट्रायूट्राइन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम है? निम्न में से कौन सा रूबेला के इंट्रायूट्राइन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम है? ऑप्शन ए जन्मजात बहरापन, ऑप्शन बी जन्मजात हृदय बीमारियां, ऑप्शन सी मोतियाबिंद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फीटल इन्फेक्शन का परिणाम है रूबेला के इंट्रायूट्राइन फीटल इन्फेक्शन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन से? जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय बीमारियां और मोतियाबिंद, ये सभी रूबेला के इंट्रायूट्राइन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ऑक्सीपिटल अस्थि तथा दोनों पैराइटल अस्थियों को अलग करने वाला सूचर है। ऑक्सीपिटल अस्थि तथा दोनों पैराइटल अस्थियों को अलग करने वाला सूचर है। ऑप्शन ए लेम्डॉइड सूचर, ऑप्शन बी फ्रंटल सूचर, ऑप्शन सी कोरोनल सूचर, ऑप्शन डी सेजाइटल सूचर। क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीपिटल अस्थि तथा दोनों पैराइटल अस्थियों को अलग करने वाला सूचर। आपको सूचर अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सूचर कई बार पूछे जाते हैं। और कितने सूचर होते हैं? 4 सूचर, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर और लेम्डॉइड सूचर। तो यहाँ पर वही आपसे पूछा है कि ऑक्सीपिटल बोन तथा दोनों पैराइटल बोन को अलग करने वाला सूचर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लेम्डॉइड सूचर। कौन सा सूचर है? लेम्डॉइड सूचर है। और पोस्टीरियर फ्रंटनेला को भी क्या बोलते हैं?
पोस्टीरियर फ्रंटनेला को क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। और फील कब होता है? 6 वीक में। कितने वीक में? 6 वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, सजाइटल सूचर को लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, सजाइटल सूचर दो पैराइटल बोन के मध्य स्थित होता है। ऑप्शन सी, कोरोनल सूचर पैराइटल तथा ऑक्सीपिटल अस्थियों के मध्य स्थित होता है। ऑप्शन डी, फ्रंटल सूचर दो फ्रंटल अस्थियों के मध्य स्थित होता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आपसे ओरांग के बारे में बात कर रहा है, असत्य कौन सा है? सजाइटल सूचर को लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, सजाइटल सूचर दो पैराइटल बोन के मध्य स्थित होता है। ऑप्शन सी, कोरोनल सूचर दो पैराइटल तथा ऑक्सीपिटल बोन के मध्य होता है। या ऑप्शन डी, फ्रंटल सूचर दो फ्रंटल अस्थियों के मध्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, कोरोनल सूचर टू पैराइटल बोन एंड टू फ्रंटल बोन के मध्य होता है। किसके किसके मध्य? टू फ्रंटल बोन एंड टू पैराइटल बोन के बिटवीन में होता है कोरोनल सूचर। तो यहाँ पर लिखा है कोरोनल सूचर पैराइटल तथा ऑक्सीपिटल बोन के मध्य स्थित होता, तो ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मानव भ्रूण की खोपड़ी या स्कल का सब ऑक्सीपिटोब्रैगमैटिक डायामीटर लगभग होता है। यहाँ पे फीटल स्कल के सब ऑक्सीपिटोब्रैगमैटिक डायामीटर की बात कर रहा है कि लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 9.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 11.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि सब ऑक्सीपिटोब्रैगमैटिक डायामीटर लगभग कितना होता है फीटल स्कल में। सब ऑक्सीपिटोब्रैगमैटिक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 9.5 सेंटीमीटर। कितना? 9.5 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। RH इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर आपसे सही के बारे में बात कर रहा है, कौन सा ट्रू है? RH इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के द्वारा RBC की एंटीजन साइट को बिंड करता। ऑप्शन बी, फीटो मैटरनल ब्लीड के 72 घंटे के अंदर इसे देना चाहिए। ऑप्शन सी, इसकी अर्धायु हाल्फ लाइफ 30 दिन की होती है। ऑप्शन डी, इसकी 300 माइक्रोग्राम मात्रा 30 ml फीटल RBCs को न्यूट्रलाइज करता है। आपको बताना है RH इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फीटो मैटरनल ब्लीड के 72 घंटे के बाद इसे देना चाहिए RH इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ह्यूमन फीटल स्कल में ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायामीटर लगभग कितना होता है? ह्यूमन फीटल स्कल के में ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायामीटर लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 9.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 11.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर। अभी आपसे पूछा था सब ऑक्सीपिटोब्रैगमैटिक डायामीटर, अब आपसे पूछ रहा ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायामीटर लगभग कितना होता है। और सबसे लंबा या सबसे बड़ा डायामीटर कौन सा होता है? मेंटो वर्टिकल होता है। कौन सा? मेंटो वर्टिकल होता है। वो कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर होता है, जो सबसे बड़ा डायामीटर होता है फीटल स्कल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 11.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
मानव भ्रूण के स्कल में वह डायामीटर जो गर्दन की नेप से ब्रैगमा के केंद्र तक स्थित होता है, वह कौन सा डायामीटर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसका नाम पूछा है। मानव भ्रूण के स्कल में वह डायामीटर जो गर्दन की नेप से ब्रैगमा के केंद्र तक स्थित होता है, वह कौन सा डायामीटर कहलाता है। ऑप्शन ए सब ऑक्सीपिटल ब्रैगमेटिक, ऑप्शन बी सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ऑप्शन सी सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑप्शन डी मेंटो वर्टिकल। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्जामिनर है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है, बस आपको समझना है। बाकी आंसर आपको पता रहता है जब, और आप अगर समझ जाते हैं क्वेश्चन तो तुरंत आंसर कर देते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है मानव भ्रूण के स्कल में हाईएस्ट डायामीटर है, हाईएस्ट या सबसे बड़ा डायामीटर है। ऑप्शन ए सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ऑप्शन बी सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ऑप्शन सी सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑप्शन डी मेंटो वर्टिकल। मानव भ्रूण के स्कल में हाईएस्ट डायामीटर है, कौन सा डायामीटर सबसे बड़ा है, आप लोग आंसर कीजिए। अभी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा डायामीटर कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी मेंटो वर्टिकल। मेंटो वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल डायामीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, 14 सेंटीमीटर का, लगभग 40 सेंटीमीटर का होता है, और ये सबसे बड़ा डायामीटर होता है। और कल का एक क्वेश्चन था इवनिंग का, उसमें एक बहन का मैसेज आया था, तो मैं उस क्वेश्चन को बता रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन। कल का ये क्वेश्चन था इवनिंग क्लास का। क्वेश्चन है वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडारम इज, हाइपरमेसिस ग्रेविडारम की एक जटिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सी बताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको शायद सी बताया था, ऐसा कुछ जो भी है। तो आपका कहने का मतलब था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंक्रीज्ड वोमिटिंग। पहले मेरी बात ये सुनिए, जो हाइपरमेसिस ग्रेविडारम है इसका मतलब ही होता है इंक्रीज वोमिटिंग। क्या होता है, इंक्रीज वोमिटिंग। इसका मतलब ही होता है अगर कम वोमिटिंग होती है तो उसको ये वर्ड नहीं देंगे। जब हाइपरमेसिस मतलब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडारम। अगर हाइपर ग्रेविडारम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसी के टाइम वोमिटिंग हो रही इस वजह से, तो इसका मतलब यही होगा कि इंक्रीज वोमिटिंग। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये कॉम्प्लिकेशन क्या है। अगर हाइपरमेसिस ग्रेविडारम है तो उसकी वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्या हो सकता है, वो आपसे पूछा है, ना कि आपसे ये पूछा है कि उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे बहन आपसे कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा है तो आपको कॉम्प्लिकेशन बताना है कि अगर इंक्रीज वोमिटिंग होगी तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। जैसे कि अभी फीवर होता है तो फीवर है तो फीवर ही होगा, तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, जैसे शॉक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, फीवर में ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो वही आपसे हाइपरमेसिस ग्रेविडारम के बारे में कह रहा है कि कौन सी एक जटिलता है, तो वो जटिलता के बारे में बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोर्साकोफ्स साइकोसिस। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो एक बार किसी बुक में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा। मैं आपका वेट करूँगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ठंडा का मौसम है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, कपड़े वपड़े अच्छे से पहनिए। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक कमेंट ज़रूर करेंगे।